Good morning, students. Welcome to Amri Senior Secondary School, Class 10th, Mathematics, Chapter number 3, Pair of Linear Equations in Two Variables. आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 9, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 3.6 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चे, ये आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में सम शुरू करवाया था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने उसमें सिंपल वाले सम करवाए थे और मैंने उसमें बोला था कि अगली वीडियो में हम कुछ अलग तरह के सम लेंगे, जिसमें 2 बार जो है वो हम मेथड लगाएंगे वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये मैंने इस सम का पार्ट नंबर 8 ले लिया है, जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और दूसरा 1/2 ब्रैकेट में है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इनको नंबर देनी है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2। मैंने पहले भी बोला था, जब फ्रैक्शन में नीचे वाली साइड x और y आ रहा है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। अब उसके लिए मैंने फिर से बोला था कि ऊपर के नंबर पे चाहे कोई भी, यहाँ मेरे पास 2, 4 कुछ भी नंबर होता, हम उसको नहीं देखते। ऊपर हमेशा हमने 1 रखना है और दोनों इक्वेशन में हमने देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या कौन सा जो इक्वेशन है जो मैच कर रही है, कौन सी टर्म्स मैच कर रही हैं। अब यहाँ भी 3x प्लस वाई है और यहाँ भी 3x प्लस वाई है, तो ऐसे में हम लेट करते हैं ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे जो टर्म्स मैच कर रही हैं सिर्फ उतना ही पार्ट लेते हैं। जैसे 3x प्लस वाई, इसको पूरे के पूरे को हम किसके इक्वल ले लेंगे, p के। और दूसरी तरफ आगे चलें तो यहाँ है 1/3x माइनस वाई और यहाँ है 1/2, मतलब 2 को मैं छोड़ दूंगी क्योंकि ऊपर 2 नहीं है, नीचे 2 है। पर ऊपर और नीचे कौन सा टर्म्स मैच कर रही हैं, 3x माइनस वाई, ऊपर 1 ही रखा और 3x माइनस वाई इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, q के। अब इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब मैं इसको रिड्यूस करने जा रही हूँ तो मेरी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। अब आगे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को चेंज कर देना है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या मेरे पास, मैंने इसको पूरे को क्या लेट करा था, p, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, q इक्वल टू 3/4। ऐसे ही यहाँ मेरे p प्लस q इक्वल टू 3/4। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। मैंने इनको ब्रैकेट में रख लिया, यहाँ लिख लिया 4 p प्लस q इक्वल टू 3। इससे हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो चेंज हो गई है और इसको मैंने नंबर 3 दे दिया है। अब सेम उसी तरह दूसरी इक्वेशन में यहाँ 1/2 को साइड पे कर लेंगे और यहाँ 1/2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, p। 2 को आपने अपने आप ऊपर नहीं लेके जाना। जैसे 1/2 मैंने पिछली बार भी बताया था 1/3x प्लस वाई है, ये इस फॉर्म में है, सिर्फ इतने पार्ट को मैंने p माना है। तो यहाँ 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू -1/8। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 2। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2। और यहाँ ऊपर वैसे वैसे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो 2 ही आ गया ऊपर, एज इट इज p माइनस क्यू इक्वल टू -1/8। 2 और 8 की कटिंग हो गई, यहाँ कटिंग करके कितना आ गया, 4। अब मेरे पास बचा क्या, p माइनस क्यू इक्वल टू -1/4। ऐसे ये वाला 4 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ गया 4 p माइनस क्यू इक्वल टू -1। और जिससे मेरी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई है, अब 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। अब इसको मैंने नंबर कितना दे दिया, 4। अब हम आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4। मैंने फर्स्ट सेकंड को छोड़ देना है क्योंकि 3 और 4 जो हैं वो लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब उनको सॉल्व करेंगे फ्रॉम 3 एंड 4। मैंने थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को लिख लिया है। अब देखो दोनों में यहाँ फर्स्ट टर्म्स b सेम है और सेकेंड टर्म मतलब p वाली टर्म्स भी सेम है और q वाली टर्म्स भी सेम है।
और आप इनको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। अगर 3 में से 4 को माइनस करोगे तो p वाले कटेंगे, पर मैं यहाँ q के ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। और बीच में जब किसी को भी मैंने बोला था पहले सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऑपोजिट साइन और टर्म्स इक्वल हो तो हम प्लस का साइन डालते हैं, क्योंकि प्लस का साइन डालने के बाद साइन चेंज नहीं होते। ये कट गया, 4 और 4 कितना आ गया 8p इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, और यहाँ p इक्वल टू 2, 8 नीचे चला जाएगा, कटिंग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा 1/4। अब p की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब फ्रॉम 3 हम इसको थर्ड इक्वेशन में फिल कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। अब यहाँ मैंने लिखा 4p की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3। 4 के साथ 4 की कटिंग होगी, यहाँ बचा क्या सिर्फ 1 प्लस 4q इक्वल टू 3। और ये जो 1 प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो गया, इधर आ गया 4q इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, तो q के साथ जो 4 था वो 2/4 आ गया, इनकी कटिंग होगी क्या बन गया 1/2। अब मैंने पहले भी बताया था कि हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x और y आ रहे हैं, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ना कि p और q की। पहले हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम x और y की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ मैंने लिख लिया कि मैंने किसको p लेट करा था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q। तो यहाँ मैंने 1/3x प्लस वाई इक्वल टू था p के इक्वल, तो p की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/4 और 1/3x माइनस वाई था q के इक्वल, और q की वैल्यू क्या है 1/2। और यहीं से मैंने फिर से दो मेरी लीनियर इक्वेशन बन रही है, 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, और 3x प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ से नीचे जो इक्वेशन है मैं इसको इस तरफ लेके आ रही हूँ, मैं पूरे के पूरा चेंज कर रही हूँ। इसको इधर लिख लिया 3x प्लस वाई, और 4 को इधर लिख लिया, और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस वक्त साइन चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज कर रही हूँ, मतलब दूसरी साइड लिख रही हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में ईजी रहे। अब इसका नंबर 5 आ गया। अब इसी तरह 1/3x माइनस वाई इक्वल टू था 1/2 के इक्वल, 2 इधर आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 3x माइनस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया 3x माइनस वाई। मैंने फिर से इसको दूसरी तरफ ले गई हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब फ्रॉम 5 एंड 6 ये सम डबल हो गया हमारा, दो बार मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। अगर इसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाती हूँ तो मेरा सम थोड़ा ज़्यादा और लेंथी हो जाएगा। ये ऑलरेडी सम लेंथी है, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड जल्दी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ वही लगाना जो है सही रहेगा। अब इसमें देखो 3x फ्रॉम 5 एंड 6, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें भी क्या है कि x वाले कोफिशिएंट भी इक्वल है और y वाले भी इक्वल है, पर y के जो साइन है वो ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो मैंने y को एलिमिनेट करने का सोचा, तो दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो इक्वेशंस क्या होंगी प्लस, y से y कट गया, 3 प्लस 3x कितना बन गया 6x, और यहाँ 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। ये 6 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड होके डिवाइड हो गया, 6 और 6 की कटिंग आ गई, होने के बाद आंसर क्या आ गया मेरे पास 1। अब फ्रॉम 1 x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब फिफ्थ में चाहे फिल कर दो चाहे सिक्स में फिल कर दो, मैं फिफ्थ में फिल कर रही हूँ। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और x की वैल्यू निकली थी 3x, x की जगह पे 1 लगा दिया, प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ आ गया 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ y इधर रह गया और 4 ऑलरेडी इधर था, 3 दूसरी साइड जाएगा तो साइन माइनस का इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, और y की भी वैल्यू क्या आ गई 1। ये बच्चे एक आपकी पूरी इस एक्सरसाइज में दो सम ऐसे हैं, एक सम मैंने करवा दिया और एक सम आप करोगे। और ये जो सम हमने आपको वीडियो में खुद सॉल्व करवाए हैं, जैसे जो मैंने सम करवाए हैं वो भी आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करनी है, और साथ में जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होती है, ताकि आप खुद अपने आप सम को सॉल्व करना सीखो। और इसके बाद जैसे बच्चे इसके भी नेक्स्ट सम जो है वो स्टेटमेंट वाला सम है। सम नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, उसकी स्टेटमेंट क्या है, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours.
फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले हमने इन सब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो हमने क्या लेट करना है। इसमें क्या आ गया मेरे को, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी में। जब भी हम बच्चे देखें कि अगर हम बोटिंग कर रहे हो या हम तैर रहे हैं, तो जिस तरफ को पानी का फ्लो होता है उस तरफ हमें लगता है कि हम ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी तैर रहे होते हैं या हम खुद भी बोट जो चला रहे होते हैं, तो बोट चलाने की स्पीड होती है और पानी की भी स्पीड होती है, तो दोनों स्पीडें उस साइड को प्लस हो जाती हैं। इसके उलट जब बच्चे हम ओपोजिट साइड में चलते हैं, तो हमारी अपनी स्पीड तो होती है, पर पानी उस साइड पे ओपोजिट साइड आ गई, पानी उस साइड पे फ्लो नहीं हो रहा, पानी के फ्लो होने की वो ओपोजिट साइड है, इसलिए पानी की जो स्पीड है या जिसको हम नदी की धारा या करंट बोलते हैं या स्ट्रीम बोलते हैं, उसकी स्पीड नहीं होती, वो नेगेटिव होती है। ऐसे ही अब हमें उन्होंने बोला है कि उसकी स्पीड खड़े पानी में उसकी तैरने की स्पीड और स्पीड ऑफ द करंट मतलब जो धारा है, नदी की धारा है, उसकी स्पीड हमने निकालनी है, वो फाइंड आउट करो। उसी को हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और ऐसे मैंने ले लिया, लेट द स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रितु इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये तो होगी रितु की अपनी स्पीड और ये पानी की स्पीड होगी जब हम नीचे की तरफ मतलब जिस साइड को पानी चल रहा है उस साइड दोनों स्पीड्स प्लस होती हैं। और स्पीड ऑफ रितु इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब वो ऊपर की तरफ जा रही है, अपनी उसकी स्पीड है पर पानी की स्पीड उस साइड पे नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, नेगेटिव हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब जिस साइड को पानी चल रहा है डाउनस्ट्रीम हम उसको लिखते हैं, अपस्ट्रीम हम उसको लिखते हैं जिस साइड पे पानी नहीं चल रहा होता। टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे आने की तरफ, जिस साइड पानी चल रहा है उस साइड पे नीचे आने को कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, ये हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम, और उसने नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। यहाँ मैंने लिख लिया डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला बच्चे होता है s इंटू टी। एस मतलब है मेरा स्पीड और t का मतलब है टाइम, स्पीड इंटू टाइम। नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम मैंने लिखा है, नीचे की स्पीड थी ये और टाइम कितना है 2, तो ये मुझे उन्होंने खुद से दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस वाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, मेरी एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई। अब अगली लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में भी वही फार्मूला लगेगा, स्पीड इनटू टाइम, पर अपस्ट्रीम की क्या थी स्पीड, x माइनस वाई, और नीचे की तरफ का टाइम भी 2 घंटे का था, पर डिस्टेंस जो था वो कितने किलोमीटर था, 4 किलोमीटर इक्वल टू 4। तो अब जैसे मैंने यहाँ लिख लिया कि x माइनस वाई इक्वल टू इंटू 2 इक्वल टू 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड आके डिवाइड हो गया, इनकी कटिंग हो गई तो क्या आ गया 2। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ मैंने लिख लिया फ्रॉम 1 एंड 2, और यहाँ क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा है नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी दोनों जो मेरे पास टर्म्स हैं वो इक्वल है, तो मैंने y वाले को एलिमिनेट करने का सोचा क्योंकि उनके ऑपोजिट साइन थे, और 1 प्लस 2 करा, ऑपोजिट साइन थे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लस होती है साइन चेंज नहीं, और x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। अब 2x इक्वल टू कितना हो गया 12, और x इक्वल टू 12 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो गई, तो क्या आ गया मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर। वो तो थी मेरी रीतु की स्पीड, और अब मेरे को स्पीड ऑफ द करंट भी निकालनी है, तो उसके लिए मैं दोनों में से मतलब y की वैल्यू भी निकालनी है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं वैल्यू फिल कर लूँगी। मैंने यहाँ लिख लिया फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू थी मेरे पास 6 आई अभी, प्लस y इक्वल टू 10, और यहाँ से y इक्वल टू 10 ऑलरेडी इधर था, 6 दूसरी तरफ जाके माइनस का इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। हमें जो जो चीज़ निकालने के लिए बोली थी, स्पीड ऑफ द ऋतु जिसको हमने x माना था इक्वल टू
6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट जिसको हमने y माना था इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इसके साथ ही मैं इसका अगला स्टेटमेंट वाला सम भी ले रही हूँ, पर ये सम मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, इसके लिए मैं सिंपल आपको इक्वेशन बना रही हूँ और उसके आगे का सम जो है वो आप खुद सॉल्व करोगे। जैसे इसकी स्टेटमेंट क्या है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. मतलब इसमें जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो क्या है कि अगर कोई एम्ब्रॉयडरी का काम जो है वो 2 लेडीज और 5 जो हैं वो आदमी हैं वो मिल के करते हैं, तो वो सारा काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 डेज में। और उसी काम को अगर यहाँ उन्होंने पहले 2 वुमेन थी अब 3 कर दी, और जो मेन थे वो 5 थे अब 6 कर दिए, तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाता है, 3 दिन में। वो कहते हैं कि अगर वो सारे काम को जिसको मिलके 2 औरतें और 5 आदमी मिलके कर रहे हैं, उसको अगर एक वुमेन अकेली ने करना हो तो उसे कितना टाइम लगेगा। और सेम इसी तरह अगर कहते हैं कि उसी काम को अगर एक अकेला मैन करेगा तो कितना टाइम लेगा। मतलब ये ने पहले स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद हमारा सम शुरू होता है। जैसे अब उन्होंने यहाँ लिखा ही हुआ है लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, उसी को हम फाइंड तो हटा देते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू x डेज, और लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू y डेज। मतलब जो चीज़ें हमें पता करनी है हमने उसी को पहले लेट कर लिया। अब ऐसे ही बचे, अब मैंने यहाँ लिख लिया आगे 1 डे वर्क ऑफ वन वुमेन अलोन। मतलब अगर एक जो है वुमेन वो एक पूरे काम को अकेले ख़त्म करने में x डेज लेती है, तो एक अकेली वुमेन जो है वो एक दिन में कितना काम करेगी, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/x। जैसे मान लो आप ही खुद किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हो, 4 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हो, तो आप उस काम का एक दिन में कितना पार्ट करोगे, 1/4। मतलब टोटल कितने डेज लिए आपने, 4। मतलब जैसे टोटल आपने 4 डेज एक काम को करने के लिए ले रहे हो, तो एक दिन में आप कितना पार्ट करोगे उसका, 1/4। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर यहाँ लें तो 1 डे वर्क ऑफ वन वुमेन अलोन इक्वल टू, क्योंकि वो x डेज ले रही है तो 1/x पार्ट उसका खत्म करेगी। ऐसे 1 डे वर्क ऑफ वन मैन इक्वल टू, अगर वो y डेज ले रहा है तो 1 डे में एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, कितना पार्ट उसका, 1/y। तो अगर इसी कंडीशन यहाँ मैंने 2 वुमेन और 5 मैन का एक दिन का वर्क लेना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ मैंने लगा दिया। यहाँ ये निकालेंगे कि अगर 2 वुमेन और 5 मैन 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं। ये तो था एक वुमेन का, तो टोटल कितनी वुमेन है, 2, तो ये आ गया 2 × 1/x। मतलब अगर एक लेडी जो है वो 1/x काम खत्म कर रही है तो 2 लेडीज कितना करेंगे, 2 ऐसे यहाँ एक मैन 1/5 पार्ट उसका खत्म कर रहा है तो 5 मैन कितना करेंगे, 5 × 1/y। क्योंकि हर आदमी जो है वो अपने अपने हिस्से का काम खत्म करेगा। एक आदमी 1/y पार्ट खत्म करेगा तो 5 मैन कितना काम खत्म करेंगे, 5 × 1/y। और टोटल वो 4 डेज लगा रहे थे तो ये एक दिन में उन्होंने उसका कितना पार्ट फिनिश करा, 1/4। और इसी से इक्वेशन बन गई आपकी 2 ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये ऐसी कंडीशन की इक्वेशंस मैंने आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करनी बता दी हुई हैं। ये यहाँ तक मैंने उसकी स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दी। अब आगे का पार्ट मतलब x और y की वैल्यू जो है वो आप खुद से निकालोगे, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। सेम इसी तरह अब दूसरे पार्ट की तरफ चलें। उन्होंने बोला है आगे कि अगर एक यहाँ औरत बढ़ा दी और एक यहाँ मैन को बढ़ा दिया, 3 वुमेन एंड 6 मैन कर दें तो 3 दिन में, मतलब जल्दी काम खत्म हो रहा है,
तो यहाँ 3 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, अब 3 वुमेन आ गया तो 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 1/3। यहाँ से भी ये 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, यहाँ से इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। अब आप इसको 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q लेके आप इस सम को आगे सॉल्व करोगे। और ये बच्चे आपका आज का होमवर्क है, इसमें ये कुछ पार्ट मैंने करवा दिए हैं और एक पार्ट मैंने जो हाफ छोड़ दिया है, और बाकी का जो होमवर्क है आप खुद अपने आप करोगे। और मैंने पहले भी बोला है कि जो सम वीडियो में करवाए गए होते हैं उनको भी आपने अपनी होमवर्क कॉपी पे नोट डाउन करना होता है, और जो होमवर्क दिया होता है उसे भी कंप्लीट करके अपनी फेयर कॉपीज कंप्लीट करनी है। और ये उनके आंसर्स हैं बच्चे, यहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और ये हमारा चैप्टर जो है ये 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का जो हमारा एग्ज़ाम में पोर्शन है वो इसी चैप्टर से आता है, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चैप्टर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए आपने सीरियस होकर इस चैप्टर को बड़े ध्यान से अपनी फेयर कॉपीज़ पे करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है।